हाय बच्चों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया था वो बनाया था रिलेशन पे। अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है फंक्शन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। फंक्शन सबसे पहले इसका हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन let a and b are two non-empty sets, then function, इसको मैपिंग भी बोलते हैं। मैपिंग फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम a to b is सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्रॉस बी आपको बताया जा चुका है क्या है, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी सच दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर इज यूनिक वाई विच बिलोंग्स टू बी। ठीक है, let a and b are two non-empty sets, then function on mapping from a to b is subset of a cross b such that for each x belongs to a there is unique y belongs to b। अब ये क्या है, इसको समझाते हैं आपको। रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है, रिलेशन फ्रॉम a to b, उसको भी क्या बोलते हैं? इट इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a and b। और फंक्शन में भी यही बात कर रहे हैं, बस फंक्शन में एक्स्ट्रा ये लिखाया कि फॉर ईच x belongs to a, यानी हर एलिमेंट्स का जो किसको बिलोंग करता है, ए के, यानी ए के हर एलिमेंट का के लिए कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो किसको बिलोंग करता होगा, बी को, और वो यूनिक होना चाहिए। यानी दो चीज एक्स्ट्रा है। पहला चीज क्या, फॉर ऑल, फॉर ईच लिखा हुआ है, यानी ए के हर एक वैल्यू के लिए कोई ना कोई एलिमेंट बी में होना चाहिए, हर एक के लिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। दूसरी बात, वो जो एलिमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। मतलब इसके एक एलिमेंट का एक से ज्यादा इमेज नहीं बन सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे। यही अंतर हो गया फंक्शन और रिलेशन में। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वी कैन से फंक्शन और रिलेशन बट नॉट वाई से वर्सा। मतलब ए और बी के बीच में जो फंक्शन होगा उसको अपन रिलेशन बोल सकते हैं, लेकिन सारे रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं बोल सकते हैं। उसको बहुत आसानी से एग्जाम्पल के तौर पे आपको शो करते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ए सेट है, उसका एलिमेंट है 1 2 3, और एक बी सेट है जिसका एलिमेंट है ए बी और सी। ठीक है, तो ए से बीच में रिलेशन क्या क्या होगा वो आप बता सकते हो। हम ये भी डायग्राम भी बना देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसमें हो गया 1 2 3, और इसमें हो गया ए बी और सी। ये मैपिंग वाला डायग्राम बना दिया। अब रिलेशन तो कोई भी हो सकता है, 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 3c। इससे जो भी सेट बनाएंगे इस एलिमेंट से, तो जो भी बनेगा वो सारा क्या होगा, रिलेशन होगा, लेकिन सारा का सारा फंक्शन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा वो आप देखिए यहां पे। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, R1 R2 R3, तीन ही लिखते हैं फिलहाल। अब वो देखिए क्या क्या है। एक एग्जांपल लिखा हमने, 1a 2b 2c, चलो 3c लिख देते हैं। एक लिखा 1a 2b, एक लिखते हैं 1a 2b 3c एंड 2a, ऐसा लिखा हमने।
3 लिया है। आप बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको बस समझाने के लिए लिया जा रहा है कि इसमें कौन सा रिलेशन है, कौन सा फंक्शन है, कौन सा दोनों है। ये जो 3 लिखा गया तीनों रिलेशन है, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया क्योंकि रिलेशन आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, तो तीनों रिलेशन ये समझ में आ गया होगा। अब कौन सा फंक्शन है, डेफिनेशन में लिखा गया है ए के हर एलिमेंट का यूनिक के लिए कोई यूनिक एलिमेंट होना चाहिए जो बी को बिलोंग करे। यानी अब देखो ए में 3 है, 1 है, 2 है, 3 का है, यानी तीनों का कोई ना कोई के लिए कोई ना कोई एलिमेंट जरूर बी में होना चाहिए। तो 1 के लिए ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी चलेगा, और यूनिक है तो ये रिलेशन भी है और फंक्शन भी है। बहुत सिंपल है, यहां देखिए 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, लेकिन 3 तो बच गया, 3 का तो कोई इमेज ही नहीं बन रहा है, तो ये वैलिड नहीं हुआ। इसका मतलब ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, बहुत अच्छे, लेकिन ध्यान से देखोगे तो 2 का बी भी इमेज बन रहा है और 2 का इमेज ए भी बन रहा है, तो ये यूनिक इमेज तो नहीं बना। इसका मतलब ये रिलेशन तो है और ए के हर वैल्यू का इमेज बन रहा है, 1 का भी बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, 3 का भी बन रहा है, लेकिन 2 का बी भी बन रहा है और 2 का ए भी बन रहा है, तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है क्योंकि 2 का यूनिक इमेज नहीं बन रहा है। तो हम एग्जांपल लेके, कोई भी एग्जांपल लेके और शो कर सकते हैं कि रिलेशन और फंक्शन में कैसे अलग है दोनों। क्लियर हो गया? यानी ये जो पहला वाला है ये फंक्शन भी है, ये सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है, ये भी सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कुछ टर्म्स है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इसकी बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, ध्यान से समझिएगा। देखिए फंक्शन जनरली डिफाइंड होता है, फंक्शन f is defined by f e to b। जनरली फंक्शन ऐसे डिफाइंड होता है, ठीक है यहां तक। अब कोई पूछे फंक्शन फ्रॉम a to b अगर है, फंक्शन f is defined by f a to b, इसका मतलब फंक्शन फ्रॉम a से कहां है, b, ठीक है। अभी आपको डायग्राम भी बनाया गया था, ये a से लेके कहां तक, b तक, ठीक है। इसके अंदर जो हमने इनपुट डाला, मान लेते x1, x2, x3, यहां इमेज y1, y2 और y3, ठीक है। यानी x1 को f में डाला तो वो रिजल्ट क्या दिया, मान लेते हैं y1 दिया, x2 को f में डाला वो भी रिजल्ट क्या दिया, y1 दिया, x3 को f में डाला वो रिजल्ट क्या दिया, y2 दिया, मान लेते हैं ऐसा हो गया, ठीक है। तो अब कोई पूछेंगे सर आपने बताया यूनिक, x1 का y1 और x1 का ही y2 नहीं हो सकता, तब ये यूनिक नहीं हुआ। x1 का y1 बन रहा है, x2 का भी y1 बन रहा है, ये हो सकता है, x3 का y2 बन रहा है, तो a के हर वैल्यू का b में यूनिक इमेज बन रहा है। b में कुछ वैल्यू ऐसा हो सकता है जो बच जाए, जो किसी का इमेज ना बने, ऐसा हो सकता है, लेकिन a के हर वैल्यू का इमेज b में बनना चाहिए। तो a से जो b में बना, यानी a के इनपुट का जो b में बना उसको इमेज बोलते हैं, और b से जो a बना उसको प्री इमेज बोलते हैं। मतलब कोई पूछेगा x1 का इमेज क्या है, y1, x2 का इमेज क्या है, y1, x3 का इमेज क्या है, y2। कोई पूछेगा y1 का प्री इमेज क्या है, तो y1 का प्री इमेज x1 भी है, y1 का प्री इमेज x2 भी है, y2 का प्री इमेज क्या है, x3 है, y3 का प्री इमेज क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये इमेज हो गया अंडर f, और यहां से यहां प्री इमेज हो गया अंडर f हो गया। ये समझ में आ गया होगा। ये इनपुट है, ये इनपुट कहां पे जाता है, फंक्शन में जाता है। फंक्शन कोई भी हो सकता है, आप लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक पर हैं, साइन थीटा लिखते तो वो थीटा इनपुट है, तो जो भी इनपुट गया वो यहां पे गया, इनपुट किस में गया, फंक्शन में गया, और जो रिजल्ट दिया वो यहां पे लिखाया, वो इसका इमेज बना, किसके अंदर, f के अंदर। तो a के जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं उसके सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। इसके जो अंदर का एलिमेंट होता है, ये सब
इसके सेट को बोलते हैं डोमेन, जो इनपुट की तरह काम करता है। किसमें? इस फंक्शन में इनपुट की तरह काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है? इनपुट की तरह, फंक्शन के अंदर इनपुट गया। अब आप सोचो कोई फैन में मोटर लगा हुआ है, उसके ऊपर वोल्टेज करंट रेटिंग होता है, आप उतना ही डाल सकते हो जितना वो बर्दाश्त कर सके, जो रेटिंग के अनुसार रहता है, उससे ज्यादा तो नहीं डाल सकते, नहीं तो फिर वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसी तरह फंक्शन में इनपुट वही डाल सकते हैं जिससे तुम्हारा फंक्शन डिफाइंड हो। अब जैसे एक फंक्शन लिया fx बराबर 1/x, उसमें x की जगह सब कुछ लिख सकते हैं, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। 0 हम लोग वहां पे नहीं लिख सकते हैं, तो डोमेन में क्या लिखाएगा? डोमेन मतलब जो इनपुट हो गया, इनपुट मतलब किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, जो फंक्शन में एज ए इनपुट काम कर रहा है। ठीक है, तो उसमें सब कुछ लिख सकते हैं एक्सेप्ट 0, तो डोमेन हो जाएगा रियल नंबर एक्सेप्ट 0। यानी डोमेन क्या हो गया? सेट ऑफ वेरिएबल्स विच इज ट्रीटेड एज इनपुट टू दी फंक्शन, यानी जो फंक्शन में इनपुट होता है। जैसे fx बराबर sin x लिखे, तो जो x हो गया, जो साइन के अंदर इनपुट डालेंगे, उसका जो सेट होगा वो होगा डोमेन। ठीक है, वो इनपुट डालने के बाद जो हमको वैल्यू मिलेगा, जो इमेज मिलेगा, उसका जो सेट होता है उसको बोलते हैं रेंज। यानी x इनपुट है किसमें? f में, तो f में इनपुट हुआ x, f में इनपुट हुआ x, और वो रिजल्ट क्या दिया? इमेज क्या दिया? y, जहां ये y किसको बिलोंग कर रहा है? b को, और ये x किसको बिलोंग कर रहा है? a को। ठीक है, तो ये a का जो सेट हो गया ये डोमेन हो गया। ये जो इमेज बना, जो b को बिलोंग कर रहा है, जो इमेज बना वो क्या हो गया बाबू? रेंज हो गया। ये क्या है? डोमेन है। ठीक है, और ये जो y जिस सेट को बिलोंग कर रहा है, जो b यहां पे लिखा गया है या जो यहां पे लिखा गया, एक ही चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं को डोमेन, इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है, यानी अगर ये एग्जांपल दिया हुआ, इसमें पूछेगा डोमेन क्या है, तो सेट ऑफ x1 x2 और x3। रेंज क्या है? सेट ऑफ y1 और y2। कोडोमेन क्या है? सेट ऑफ y1 y2 और y3। तो कोडोमेन आपको क्वेश्चंस में दिया रहता है, वो आपको निकालने की जरूरत नहीं है। डोमेन आपको फाइंड आउट करना है, यानी सेट ऑफ इनपुट्स जो फंक्शन में दिया जा सके, जिससे फंक्शन डिफाइंड हो, वो आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, और रेंज, रेंज मतलब जो इनपुट डालने के बाद फंक्शन में जो हमको वैल्यू मिलेगा वो भी अपने को फाइंड आउट करना होता है। इसलिए क्वेश्चंस में बहुत जगह आप देखोगे फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, फाइंड द को डोमेन ऑफ द फंक्शन नहीं होता है। को डोमेन ऑलरेडी क्वेश्चंस में डिफाइंड होता है। कभी कभी डोमेन भी डिफाइंड रहता है, तो फिर अपने को फाइंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो डोमेन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ बहुत सारे तरीके हैं जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। रेंज क्या हो गया? जो x की वैल्यू फंक्शन में डाले, जो हमको इमेज मिलेगा, जो उसका जो सेट बनेगा, एलिमेंट्स का सेट, वही रेंज हो गया। ठीक है, और ये जो b हो गया ये कोडोमेन हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर होंगे कि ये डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या है। ठीक है, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल एक लेके आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, फिर एक चीज और बताएंगे आपको। एग्जाम्पल लिया हमने fx बराबर sin x। अब इसका डोमेन पूछेगा। डोमेन मतलब किसकी वैल्यू? x की वैल्यू, जो इनपुट है फंक्शन में, x की वैल्यू। डोमेन पूछेगा तो अपने को पता है कि हम लोग x की जगह कुछ भी बिठा सकते हैं। इसका ग्राफ 11th में ही पढ़ चुके हैं। कुछ भी बिठा सकते हैं, ऑल रियल नंबर। x की जगह सब कुछ बिठा सकते हैं, ऑल रियल नंबर। तो डोमेन क्या हो जाएगा? r, रियल नंबर, मतलब -∞ से +∞ तक। ये हो गया डोमेन। और साइन, इनपुट बिठाने पे साइन का रेंज क्या होता है? -1 से कहां तक होता है? 1 तक। इसका मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो इसका जो रेंज है वो हो जाएगा -1 से 1। इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। बहुत लोग ऐसा भी लिखते हैं y बराबर। लेकिन कोडोमेन क्या होगा वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे देता है, जो क्वेश्चन में जो भी देने का मन हो। ठीक है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं sin x, डोमेन क्या? रियल नंबर, और यहां कोडोमेन लिखता है। कोडोमेन जो लिखना चाहे, लेकिन जो रेंज होगा वो हमेशा कोडोमेन का क्या होगा? सबसेट होगा। रेंज जो होगा वो हमेशा कोडोमेन का क्या होगा? सबसेट होगा, क्योंकि रेंज कोडोमेन के अंदर से ही लिया जाता है। ये आपने अभी देख चुका था। तो रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होगा? सबसेट होगा। तो यहां कोडोमेन वो कुछ भी लिख सकता है। मान लिया हमने एग्जाम्पल के तौर पे r लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया कोडोमेन, और रेंज क्या हो गया? -1 से 1, क्लोज इंटरवल। और रेंज हमेशा कोडोमेन का क्या होगा? सबसेट होगा, क्योंकि कोडोमेन के अंदर ही क्या होता है?
रेंज होता है। इक्वल भी हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाया आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज। अब आता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बहुत सिंपल चीज है, ये सब टर्म्स है बस जो आपको पता होना चाहिए और कुछ नहीं है। जैसे जैसे y बराबर साइन एक्स लिखा, fx बराबर साइन एक्स लिखा, जो इनपुट होता है ना, जो इनपुट होता है उसको हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इनपुट हम लोग वैल्यू देते हैं, पुट करते हैं, और जो इमेज हमको मिलता है जिसको रेंज बोलते हैं, उसके जो एलिमेंट होते हैं, जो जिस वेरिएबल से वो डिनोट किया जाता है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी ऐसा लिख सकते हैं वेरिएबल विच डिनोट मेंबर ऑफ डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन जनरली हम लोग क्या लेते हैं, उसको x लेते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है ही ले, अभी जो ले रहे हैं वो जैसे y बराबर fx बराबर साइन एक्स, इनपुट क्या लिए, x लिए, अभी लिखा है भी थे x बिलोंग्स टू a। तो डोमेन का जो इस वेरिएबल से डोमेन डिनोट होता है वो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। and variable which denote member of range of function, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, y से, is dependent variable। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हो ऐसा, तो जो इनपुट है x की जो वैल्यू डालेंगे, x की कुछ वैल्यू डालेंगे, y की कुछ वैल्यू मिलेगी। तो यहां y किसको डिनोट कर रहा है, डिपेंडेंट, किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो x हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ग्राफ भी बनाना चाहे तो ग्राफ कैसे बनाते थे, बच्चे में कैसे पढ़ते, x की वैल्यू डालते थे, y की वैल्यू मिली, एक पॉइंट मिला, फिर x की दूसरी वैल्यू डाले, y की वैल्यू मिली, पॉइंट मिला, पॉइंट को लोकेट करते ग्राफ बनता है। वो बेसिक तरीका जो बचपन में पढ़े थे। अभी तो साइन एक्स का ग्राफ बहुत लोग पढ़ चुके हैं कैसे होता है, बहुत सारा तरीका है, डेरिवेटिव का यूज करके बहुत लोग ग्राफ बनाते हैं, पॉइंट लोकेट करके बहुत लोग ग्राफ बनाते हैं, बहुत सारा तरीका है ग्राफ बनाने का। ये सब ऑलरेडी हम लोग ऐसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हर फंक्शन, जो भी फंक्शन है, ग्राफ भी उसका आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी आप लोग क्लियर हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। बहुत सिंपल है। आपको बोलेगा सर हमने लिख दिया y बराबर एफ टी बराबर साइन टी, ऐसा लिख दिया, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, वेरिएबल चेंज हो गया। तो यहाँ t क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई सॉलिड रूल नहीं है कि इसी को कहते हैं इसी को नहीं कहते हैं। जनरली डोमेन को जिससे डिनोट किया जाता है वो हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रेंज को जिससे डिनोट करते हैं वो हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फंक्शन अच्छे से समझ में आया, फंक्शन रिलेशन से कैसे अलग है ये समझ में आया। ठीक है, यहां तक डोमेन, को डोमेन, रेंज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया। आगे और अच्छे से क्लियर बताते जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होता जाएगा। बेसिक यहां तक क्लियर हुआ, रिलेशन फंक्शन कैसे अलग है वो समझ में आया, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो अच्छे समझ में आया। ठीक है, तो बाकी चीजें, बाकी जो भी है वो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू सो मच।